जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उसी किताब का जो 4th चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसी चैप्टर को आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर का जो नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पहले इस इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग को पहले हम लोगों को समझना होगा। तो एक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन होता है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर जो गवर्नमेंट का मेन जो बेसिक लेवल पे जो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके अंदर लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी आता है। यानी कोई भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर जो संस्था लॉ को बनाता है, जैसे कि भारत देश के अंदर पार्लियामेंट, जो कोई भी लॉ को देश के अंदर बनानी हो तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो उस लॉ को पहले बिल के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर पेश करता है। फिर उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है। फिर अगर वो बिल फिर जाके अगर पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो एक्ट बनता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट का साइन आ जाता है वो लॉ बन जाता है। तो पहले ये जो लेजिस्लेचर जो लोग कानून बनाता है, उस कानून का बनाने का जो सिस्टम है ये सिस्टम इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। फिर अगर कोई लॉ बना, उस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसके लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। और तीसरा क्या हो गया, जुडिशरी। यानी सारे लॉज जो लॉ बन रहा है वो लॉ किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन और ये जो लॉ बना ये सारे कुछ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि नहीं, इसका जजमेंट कौन देता है, जुडिशरी देता है। यानी भारत देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो डिविजनल कोर्ट है, ये सारे लोग जुडिशरी के अंदर आते हैं। तो बेसिक लेवल पे 3 इंस्टीट्यूशन है भारत देश के अंदर। वो क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इसको भी हम डिवाइड करें तो लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट आ गया, फिर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा आ गया, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री आ गया। ये सारे चीज़ धीरे धीरे हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री है, ये सारे कहीं ना कहीं इन सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं इनको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। तो बेसिक तरीके से ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिविजनल कोर्ट आता है, ये सारे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। क्योंकि ये लोग पहले लॉ को बनाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है और उसका सही है कि गलत है वो लॉ, उसका जजमेंट भी देता है। तो इसीलिए इन तीनों संस्था को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बेसिक लेवल पे इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये इंस्टीट्यूशन वर्ड का मीनिंग हम लोग पहले समझ लिए। फिर क्या देखते हैं, फिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़नी है उसके ऊपर पहले हम एक बार फोकस कर लेंगे और ओवरव्यू एक बार पढ़ लेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही लिखा है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। यानी डेमोक्रेसी सिर्फ इस बारे में नहीं बात करता कि जो देश की पब्लिक है वो अपने रूलर को वोट देके चुनता है कि नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है जो रूलर बन गया वो भी ऐसा नहीं कि सारे हदें पार करके कोई भी लॉज को ना मान के अपना काम करे। जो रूलर बनेगा किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर बनता है वो भी कुछ ना कुछ रूल्स और प्रोसीड्योर को फॉलो करके ही पूरे देश को रूल करता है। तो उनको जो रूलर बनेगा उसको भी रूल फॉलो करनी है। ये हो गया डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर बनता है उसका काम करने का प्रोसीड्योर। भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर हमारे जो सुप्रीम जो लॉ बुक और प्रोसीड्योर को जो बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत देश के अंदर जो भी भारत का रूलर बनेगा, भारत देश को शासन करेगा, वो गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा। ऐसा नहीं वो अपना मनमानी करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ के बारे में जहाँ जैसा लिखा गया है उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर हालत ऐसे डिमांड करता है कि कहीं कोई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए, उसका भी प्रोसीड्योर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी तरीके से फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होगा, फिर जाके नया लॉ, नया रूल बनेगा। तो हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत के अंदर जो भी रूलर बनेंगे भारत डेमोक्रेसी के अंदर, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही जो रूल्स और प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करके अपना जो शासनकाल है उसको निभाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब
यहाँ पे ये भी लिखा है जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है भारत देश के अंदर, वो क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हम यहाँ पे देख लिए एक बार। तो भारत देश के अंदर ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही तीन लोग मिलके, यही तीन संस्था मिलके, इंस्टीट्यूशन मिलके जो भी मेजर डिसीजंस होता है देश के अंदर, वो पॉलिटिकल बोल लीजिए, कुछ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई डिसीजन बोल लीजिए, मिलिट्री अफेयर के ऊपर कोई डिसीजन बोल लीजिए, जो भी मेजर डिसीजन देश के लिए लिया जाता है वो सारे डिसीजन कहीं ना कहीं इन तीनों जगह से होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी क्या क्या टॉपिक के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाउ इज़ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अगर गवर्नमेंट कोई भी मेजर डिसीजन, मेजर लॉ बनाता है, मेजर डिसीजन लेता है, उस डिसीजन को कैसे लिया जाता है, उसका प्रोसीड्योर क्या है, पहले उसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर क्या, वाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नीडेड। ये जो तीन अलग अलग हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सारे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेचर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट के बारे में जानना है हमें। फिर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट चाहिए क्यों, इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। फिर पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव है ये दो टाइप का होता है, एक हो गया टेम्पोररी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक हो गया परमानेंट। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। फिर क्या हो गया, जुडिशरी और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जुडिशरी के ऊपर भी हमें पढ़ाई करनी है इस चैप्टर के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसका पावर क्या क्या होता है, इनके ऊपर भी बातचीत होगी। और हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर और हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करता है, इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस चैप्टर के, इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं पहले पेज पे। तो पहले हमें क्या पढ़नी है, सबसे पहले हाउ इज़ ए मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक डिसीजन बहुत साल पहले लिया गया था भारत के अंदर। वो डिसीजन क्या था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, कब निकला, 1990 पे 13 अगस्त को। तो उसमें क्या, किसके द्वारा निकला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकला, उनको बोला जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। उसमें क्या था, उसमें एक साइन किया हुआ जॉइंट सेक्रेटरी, उस जो बैकवर्ड क्लास की जो मिनिस्ट्री है उसमें उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो सेक्शन है उसका जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उनका साइन किया हुआ एक ऑर्डर निकला। उस ऑर्डर में क्या लिखा गया, उस ऑर्डर में लिखा गया कि 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये ऑर्डर में ये लिखा था कि आने वाले जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज होंगे उसमें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको, किनको, जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से आता है, जिनको SEBC बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और बाद में जिसको OBC बोला गया, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये एक ऑर्डर आया। तो अब हमें ये समझनी है, ये ऑर्डर तो आ गया, लेकिन ये जब ऑर्डर आया इसके पीछे कौन कौन लोगों ने डिसीजन लिया, कैसे इसका ऑर्डर को पब्लिश किया गया, फिर पार्लियामेंट का क्या रोल था, फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ये सारे चीज़ को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर ये आ गया, ऑर्डर क्या है हम लोगों के दिमाग में बैठ गया। अब हम देखेंगे ये जो डिसीजन लिया गया इसका प्रोसीड्योर क्या है। देखिए हमें बस एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे काम होता है पॉलिटिकल लेवल पे, कैसे इंस्टीट्यूशन काम करता है उसको समझनी है। देखिए ये जो इशू है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है, इसके ऊपर हमें बात अभी इस वीडियो के अंदर बात नहीं करनी है। इस लेक्चर के अंदर हमें बस इतना जानना है कि ये जो ऑर्डर लिया गया इसका प्रोसीड्योर क्या था। इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे द डिसीजन मेकर्स। तो भारत के गवर्नमेंट के अंदर जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस कैनॉट बी टेकन बाय वन सिग्नेटरी पर्सन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी ने
यहाँ पे साइन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही जॉइंट सेक्रेटरी अकेला ही डिसीजन ले लिया, अकेला ही साइन करके ऑर्डर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। इसका साइन तो वहाँ पे है, लेकिन इसके पीछे जो लोग डिसीजन लेने के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो लोग कौन कौन है? जो भी मेजर डिसीजंस लिया जाता है देश के अंदर, उसके पीछे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का हाथ होता है। प्रेसिडेंट मतलब, प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है मतलब भारत देश का जो हाईएस्ट जो सिविलियन जो होता है, जो सम्मान होता है हाईएस्ट सिविलियन का, वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। इनके पास पॉलिटिकल पावर उतना नहीं होता है, लेकिन कोई भी एक्ट, कोई भी बिल को एक्ट बना के उसके बाद अगर लॉ बनानी होती है तो इनकी हर एक बड़े काम में प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। अब बिल को लॉ बनाओ, एक्ट बनाओ, एक्ट से लॉ बनाओ तो भी प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। किसी मिनिस्टर के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो भी आपको प्रेसिडेंट की साइन चाहिए। कोई भी बड़ा ऑर्डर निकालनी है तो उसमें भी प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। फिर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिनके पास टोटल जो पॉलिटिकल पावर है, एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ ऑल गवर्नमेंटल पावर, गवर्नमेंट के पास जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो पावर होता है वो एक्चुअली इनके पास होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। और ये जो लोकसभा में जो भी जितना भी एमपी होते हैं उनका मेजॉरिटी का सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को चाहिए होता है, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और पार्लियामेंट के ऊपर हेड कौन रहते हैं? पार्लियामेंट के ऊपर प्रेसिडेंट, यानी पार्लियामेंट से कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास होकर एक्ट बनता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन करता है वो लॉ बन जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन रहता है? एक साइड में प्रेसिडेंट रहता है, दूसरे साइड में दो हाउस रहता है। वो दो हाउस के अंदर एक हाउस का नाम है लोकसभा, जो कि लोअर हाउस बोला जाता है, दूसरा है राज्यसभा। ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा किताब में देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, ये जो ऑर्डर निकला, ये ऑर्डर कहाँ से निकला? सबसे पहले द ऑफिस मेमोरेंडम वाज कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। तो ये जो ऑर्डर निकला, इस ऑर्डर निकलने से पहले एक लॉन्ग चेन इवेंट हुआ, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी वाले को दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 1979 पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? अपॉइंट किया था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979। इसको, ये जो कमीशन है इसको बनाया गया था। इसका नाम क्या था? इसको जो इनका इस कमेटी का जो हेड थे उनका नाम था बीपी मंडल। तो एक तरीके से इस कमेटी का नाम पड़ गया मंडल कमीशन। तो इन लोगों को ये दायित्व दिया गया कि जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है इंडिया के अंदर, तो उनको आगे लाने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, और ऐसे लोगों को आप लोग ढूंढिए और मार्क कीजिए कि इनके ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस लोग हैं भारत में कहाँ है और कितने संख्या में है, और उनको एडवांसमेंट के लिए उन लोगों की एडवांसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है। तब जाके ये कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1979 में इस कमीशन को बनाया गया था। फिर 1980 में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया, एक कुछ रिकमेंडेशन दिए। उस रिकमेंडेशन के अंदर एक सॉल्यूशन ये भी था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी वालों को दिया जा सकता है, जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो अब उसके बाद बहुत सारे यार निकल गया, बहुत सारे बात हुआ इसके ऊपर, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ इस टॉपिक के ऊपर। फिर 1989 आया। इसमें जब 1989 का जब इलेक्शन आया, तब जनता दल, उस टाइम कांग्रेस का राज चल रहा था, मतलब कांग्रेस शासन कर रहे थे उस टाइम। जनता दल ने ये बोला कि अगर हम 1989 के इलेक्शन जीत के आए, अगर सरकार में आए, हम लोग पावर में आए, तब जाके हम क्या करेंगे? मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको हम उसके ऊपर काम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी 27% रिजर्वेशन हम ओबीसी वालों को देंगे। तो ये जब हुआ उसके बाद 1989 का इलेक्शन हुआ और ये जो जनता दल है ये इलेक्शन जीत गया। तब जाके उनके जो लीडर वीपी सिंह, इन्होंने
इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना और सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट, मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट उसके बाद बहुत सारे स्टेप लिया गया वीपी सिंह के द्वारा, क्योंकि वो बोल के आए थे 1989 के जो इलेक्शन हुआ तो उससे पहले उन्होंने बोला था कि हम अगर सत्ता में आए, हम अगर इलेक्शन जीत के पावर में आए तो हम ये जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काम करेंगे और 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी वालों के लिए डिटरमाइन किया गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। तो अब जाकर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तब क्या क्या स्टेप लिया गया, पहला स्टेप ये लिया गया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये प्रेसिडेंट और हमारे दो हाउसेस आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने एड्रेस करके ये बोला कि गवर्नमेंट चाहता है, एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन था, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट चाहता है कि मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तब जाके 6 अगस्त 1990 में द यूनियन कैबिनेट टूक ए फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। उसके बाद प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट की बाद 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्ट्री था उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके अगले वाले दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसी के अगले वाले दिन वीपी सिंह ने क्या बोला, उन्होंने जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं और इसका इन्फॉर्मेशन उन्होंने दोनों हाउस में, यानी जो लोअर हाउस लोकसभा बोलते हैं जिसको और जो अपर हाउस जो राज्यसभा बोलते हैं जिसको, उन दोनों हाउस में उन्होंने ये चीज़ अनाउंस कर दिया। उसके बाद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो जब ये डिसीजन लिया गया पूरा पार्लियामेंट में बैठ के, तब जाके उस डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में भेजा गया। वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन एंड टूक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाए और कैबिनेट डिसीजन का जो ऑर्डर है उसको आगे फॉरवर्ड किया और मिनिस्टर्स से अप्रूवल ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो समझ में आया। तो ये जो जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया, ये तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट है, तो उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में उन्होंने साइन किया। तो इनका जो साइन है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जो डिसीजन लिया है यानी गवर्नमेंट के ऊपर। तब जाके ये ऑर्डर पास हुआ और सामने आया लोगों की और इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये ऐसे होता है इंस्टीट्यूशन का काम। पहले क्या होगा, पहले एक डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ये करने वाले हैं, फिर वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में आके उस डिसीजन को फॉर्मली बोलेंगे सबके सामने, फिर उसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्ट्री डिसीजन लेगा, फिर अगर वो पास हो जाता है फिर आगे जाके वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चला जाएगा, मिनिस्ट्री में चला जाएगा, वहाँ से वो एज ए ऑर्डर साइन होकर निकलेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे डिसीजन लिया जाता है। अब हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, फॉर्मल अनाउंसमेंट किया, उसके बाद कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया 27% रिजर्वेशन की, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया उसका। अगर ये सारे, क्योंकि उसके बाद देखिए ये जब चीज़ हुए, ये सब घटनाएं जब घटित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये सारे चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो गया 27% रिजर्वेशन, तब जाके पूरे देश में हल्ला मच गया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा रिजर्वेशन होने से एजुकेशन का क्वालिटी और कैंडिडेट का क्वालिटी भी धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे दिक्कतें हुआ। तो ये डिसीजन सही है कि गलत है, ये बात की बात है, इसको लेके आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया लोगों के साथ सरकार की, तब जाके प्रॉब्लम की हल करने के लिए सामने कौन आया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन रजिस्टर हुआ, एक मामला दायर हुआ। तो उसमें उस मामले का ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में
दायर हुआ। इस केस फेमस नाम है इसका नाम क्या है, इंदिरा स्वानी और यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो उस केस का रिजल्ट जो आया वो 27% रिजर्वेशन के पक्ष में आया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ये सही डिसीजन है, लेकिन इसमें कुछ एडवांसमेंट किया जा सकता है। वो एडवांसमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि अगर ये पाया जाए कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थे लेकिन फ़िलहाल उनको अच्छे जॉब मिला, अच्छे काम करके वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अब नहीं रहे, तब उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ उस ऑर्डर के अंदर ऐड करने के लिए उन्होंने बोला। तब जाके ये सारे जो क्राइसिस शुरू हुआ था, जो आंदोलन शुरू हुआ था देश के अंदर, ये सारे चीज़ शांत हुए। तो इससे हमें क्या समझ में आया, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इन लोगों ने डिसीजन लिया, डिसीजन को क्या कैसे होगा ऑर्डर पास किए, फिर उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन ये सारे चीज़ को कोई भी इंसान, ये सारे लॉ को आप अगर आपको पसंद ना आए कोई भी, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सही मान लेता है तो जाके इसको और कोई बात नहीं होता इसके ऊपर, ये सीधा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। यानी सारे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है जनता और गवर्नमेंट के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ना बोल देता, अगर बोल देता कि ये जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये गलत है, ये जो लॉ बना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये डैमेज कर रहा है, तब जाके ये लॉ नहीं बनता। मतलब ये ऑर्डर पास होके भी इम्प्लीमेंटेशन इसको नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ना बोल देता तो। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का जो लॉ है उसका साथ दिया और ये धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुपर पावर होता है कोई भी लॉ को रोकने के लिए, कोई भी ऑर्डर को रोकने के लिए और उसको हाँ भी बोलने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के पास, क्योंकि जुडिशरी हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकता है। उनको किसी की गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट बोल लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए, किसी की गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट को इनको जवाबदेही नहीं करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए क्यों? देखिए, बेसिक बात तो ये है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अगर ना हो देश के अंदर तो डिसीजन कौन लेगा? हर एक डिसीजन लेने के लिए एक पद्धति होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये सारे इंस्टीट्यूशन की उल्लेख है। तो हमें ये सारे इंस्टीट्यूशन छोड़ के हम कभी भी अपना जो डेमोक्रेसी है उसको आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम लॉ ही नहीं बना पाएंगे। अगर लॉ बना भी ले उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अगर एग्जीक्यूटिव ना होंगे? अगर सारे चीज़ सही हो गया तो जुडिशरी अगर नहीं रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करेगा, तो जो रूलिंग पार्टी है तो गलत लॉ बना देगा, उसको देखेगा कौन? एक तरीके से जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का जो, अगर गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ करना चाहता है तो जुडिशरी उसको रोक देता है। तो ये सारे चीज़ बैलेंस करके, क्योंकि हमें हर एक इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक दूसरे की पावर को ये बैलेंस करता है कि देश के अंदर हमेशा सही चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए और देश का जो संतुलन है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो अब हम देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, तो हम बेसिक लेवल पे पहले ही देख लिए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उसके अंदर और भी जाए तो इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है ये भी आता है। ये लोग क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन होता है वो यही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लेता है। वो इंस्टीट्यूशन किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर, कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में। अब उसके बाद आते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट क्या है? टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। यहाँ पे मिनिस्टर लोगों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, तो ये रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो भी सिविल सर्वेंट आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो सिविल सर्वेंट आते हैं वो होम मिनिस्ट्री का काम करेगा। डिफेंस के अंदर जो सिविल सर्वेंट आता है वो डिफेंस का काम करेगा। तो ऐसे करते हुए एजुकेशन के अंदर जो सिविल सर्वेंट आता है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम करेगा। तो ऐसे करते हुए जो डिपार्टमेंट के अंदर जो रिस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट है वो लोग ये जो डिसीजन लिया गया है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, उस डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उस डिसीजन का, उसके ऊपर काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर रहता ही है। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है और उसके वजह से आंदोलन चालू हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उसको सेटल करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम छोटा कुछ नोट ले लेंगे। नोट पे क्या लिखा गया है? इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। तो इंस्टीट्यूशन एक संस्था है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिल के बैठते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे दिग्गज लोग मिल के बैठते हैं और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले 1000 बार डिस्कस करते हैं और सही तरीके से वो डिसीजन को लेते हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन क्या करता है? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है देश को और पॉलिटिकल लीडर, सारे पॉलिटिकल लीडर को, कि एक साथ बैठ के सही डिसीजन सही तरीके से लिया जाए। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन ए वेरी क्विकली। लेकिन अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर एक साथ बैठ के अपना डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ तो होगा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभार होता है कि अच्छे डिसीजन लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत जल्दी अच्छे डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसको डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज क्या है? अगर आपको सही तरीके से आप डिस्कस करके कोई डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए हम जल्दी डिसीजन तो नहीं ले पाते, लेकिन उसका एडवांटेज जो है कि हम गलत डिसीजन भी बहुत बार जब हम डिस्कशन करते हैं वो रुक जाता है, गलत डिसीजन लेने से हम बच जाते हैं। तो इस हर चीज़ का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज होता है, जो कि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्या है एक देश को, एक डेमोक्रेसी को। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। अब हम धीरे धीरे करके और भी अंदर जाएंगे। अब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हमें पार्लियामेंट चाहिए क्यों? पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? इन इंडिया ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ, भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन जब जीत के आते हैं वो सारे एमपीज जब जहाँ पे बैठ के जिस नेशनल असेंबली में बैठ के देश के बारे में डिस्कशन, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उस जगह को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और स्टेट लेवल पे ये क्या है, जहाँ पे एमएलए लोग बैठते हैं, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट का जो पावर है, मतलब लोगों ने चुन के, ये सारे जो एमपीज है वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के द्वारा चुना गया है। तो पार्लियामेंट में बैठ के ये सारे लोग लोगों के बिहाफ से क्या क्या डिसीजंस ले सकता है, यानी इनके पास क्या क्या पावर होता है। पहला पावर क्या होता है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। तो पार्लियामेंट क्या है? हर एक डेमोक्रेसी, हर एक देश के अंदर एक हाईएस्ट जगह होता है जो कि पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे लॉ मेकिंग होता है। लॉ मेकिंग मतलब नया लॉ भी बना सकता है यहाँ पे, फिर कोई लॉ है चेंजिंग, जिसका चेंज भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर, और कोई किसी लॉ को अगर एबोलिश भी करना है तो वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। तो यानी पार्लियामेंट के पास तीन मेजर पावर होता है, नया लॉ को बनाना, फिर जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज करना, और कोई पुराना लॉ है जो आज के टाइम में उतना एप्लीकेबल नहीं है उसको एबोलिश भी करना। ये तीन मेन पावर पार्लियामेंट के पास होता है। और क्या होता है? पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के अंदर जितना भी एमपीज होते हैं, हर एक तो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होते, हर एक एमपी तो मिनिस्टर नहीं होता है, हर एक एमपी तो पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर ये लोग प्रेशर डालते हैं कि ये लोग कोई गलत डिसीजन ना ले। यानी एक तरीके से जो गवर्नमेंट रन कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल पूरा का पूरा पार्लियामेंट का रहता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट के अंदर ही बजट पेश किया जाता है, और बजट के अनुसार देश का जो खर्चा है उसको डिवाइड और कैलकुलेट किया जाता है। तो पार्लियामेंट के पास क्या होता है? पार्लियामेंट के पास देश के पास टैक्स के रूप में जो भी पैसा है, जो भी संपत्ति है देश का, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, उसका जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट के पास होता है। और पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट कोई भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी मैटर के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड भी कर सकता है।
तो पार्लियामेंट के पास ये बेसिक मेजर ये 4 पावर होता है। तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो 2 हाउस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि 2 हाउस रहता है पार्लियामेंट के अंदर। एक को हम लोकसभा यानी लोअर हाउस बोलते हैं, दूसरे को राज्यसभा यानी अपर हाउस बोलते हैं। तो लोकसभा में जो भी एमपीज चुन के आते हैं ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, यानी लोगों ने डायरेक्टली वोट डाल के इनको चुना है। और राज्यसभा में जो एमपीज बैठते हैं ये लोग जो रिस्पेक्टिव स्टेट का जो एमएलएस होंगे उनके वोट से ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा के अंदर जो एमपीज बैठते हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 साल का होता है, और लोकसभा में जो एमपीज बैठते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे जो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो लोग मोर एंड रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं ये लोग, तो इनके पास ज़्यादा पावर रहते हैं। मोर और रियल पॉलिटिकल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाने के हैसियत से इन लोगों के पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रहता है। लेकिन ये जो राज्यसभा के जो एमपीज हैं इनके पास उतना डायरेक्टली पॉलिटिकल पावर नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शन इनका रहते हैं और स्पेशल पावर भी रहते हैं क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। नोट यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक पार्लियामेंट की पार्ट है, वो हाईएस्ट लेवल पे है पार्लियामेंट की। देखिए अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, वो अलग बैठते हैं। लेकिन भारत के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, लेकिन वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, मतलब वो किसी भी हाउस का एमपी नहीं है। राज्यसभा का भी एमपी नहीं है वो, और लोकसभा के भी एमपी नहीं है, वो अलग है, उसका डेजिग्नेशन ही अलग है, प्रेसिडेंट है उसका डेजिग्नेशन, लेकिन वो पार्लियामेंट का पार्ट है। अब हम देखेंगे एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा हैव ए सम स्पेशल पावर बट लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। ये तो हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए थे। ये हो गया हमारे पार्लियामेंट और क्यों हमें पार्लियामेंट चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर जो भी हाउसेस है वो कैसे कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर बिल कैसे पास होता है, क्योंकि बिल पास होने के बाद वो एक्ट बनता है, और एक्ट के ऊपर जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है वो लॉ बन जाता है। तो अब हम देखेंगे एनी ऑर्डिनरी लॉज, जो इसको हमें कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनानी है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, मतलब ये पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, जो रिस्पेक्टिव जो मिनिस्टर है वो एक बिल बना के लेके आता है और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करता है और पार्लियामेंट के सामने वो प्रेजेंट करता है। और उसके बाद अगर लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से ये पास हो जाता है, उसके बाद ये एक्ट बन जाता है और ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, उसके बाद साइन करते ही ये लॉ बन जाता है। लेकिन अगर ये चीज़, ये जो बिल पास हुआ, ये बिल अगर लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन अगर राज्यसभा ने इसको रोक दिया, वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस आ गया दोनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तब जाके एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन मतलब प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाता है जहाँ पे राज्यसभा के जितना भी मेंबर्स है, यानी राज्यसभा के जितना भी एमपीज है और लोकसभा का जितना भी एमपीज है, सारे मिलके एक साथ बैठते हैं और वोटिंग किया जाता है, और जिनको येस पे और नो पे जहाँ पे ज़्यादा वोट आते हैं उसी हिसाब से लॉ को या तो पास किया, उस बिल को या तो पास किया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, और नहीं तो उसको कैंसिल किया जाता है। बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच ए मीटिंग। ज़्यादातर ये दिखा गया है कि जब ऐसे जॉइंट सेशन होता है तो उसमें लोकसभा का जो सिटिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है, 543 का होता है, और ये 245 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 245 के आसपास होता है राज्यसभा का एमपी का कैपेसिटी। तो जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, जो लोकसभा का जो एमपीज का जो कैपेसिटी है वो राज्यसभा से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए लोकसभा जो सोचता है आखिर में जाके वही वोटिंग उसी के हिसाब से वोट होता है, और वोटिंग के बाद ज़्यादातर ये दिखा गया है कि लोकसभा जो सोचता है उसी हिसाब से या तो लॉ पास हो जाता है या तो लॉ कैंसिल हो जाता है। अब लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। मनी मैटर के बारे में लोकसभा ज़्यादा पावर उनके पास होता है। वंस लोकसभा पासेस द बजट ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 days।
अगर लोकसभा ने बजट के बारे में कुछ पास कर दिया, बजट पास कर दिया, या तो मनी मैटर के बारे में कोई भी लॉ को पास कर दिया, उसके ऊपर राज्यसभा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उसको डिले कर सकता है, कुछ सजेशन दे सकता है कि आप ये कर लो तो ये लॉ और भी बेहतर बन जाएगा। तो उस सजेशन को लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। उसके ऊपर राज्यसभा प्रेशराइज लोकसभा को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होता है, जॉइंट सेशन में भी ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा सीटें होता है, ज़्यादा वोट होते हैं, वोट का नंबर ज़्यादा होता है। और लोकसभा के पास ये जो मनी के ऊपर जो भी बजट वगैरह, जो मनी के ऊपर जो भी लॉज है, उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पावर मनी के बारे में उनके पास होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लास्ट में क्या देखेंगे, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा के अंदर जो मेन जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंदर सारे मिनिस्टर आते हैं, उन सारे मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता है, लोकसभा। अब प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इंसान एमपी इलेक्शन में एमपी बनने के बाद, एमपी इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर तभी बन पाता है जब उसके पीछे पूरा का पूरा ज़्यादातर मेजोरिटी में जो लोकसभा के एमपीज़ है उनका सपोर्ट हो, तब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। अगर लोकसभा में ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इनका जो सपोर्ट है, मेजोरिटी सपोर्ट है, ये लूज कर जाता है ये, तो इनको और इनके जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनको भी अपने पद छोड़ के फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो राज्यसभा का ऐसा मैटर नहीं है। राज्यसभा एक कंटिन्यूस तरीके से चलता है। इसका कोई 5 साल के अंदर सारे राज्यसभा को ऐसे रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता है, जैसे कि हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा का ऐसे कोई भंग नहीं होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, राज्यसभा कैसे कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलता है राज्यसभा के अंदर, उसको लेके हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो, उसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा का जो एमपी है उसका सपोर्ट रहता है। अगर ये सपोर्ट हट गया तो प्राइम मिनिस्टर को अपना पद छोड़ना होता है, और उनके साथ जो कैबिनेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, ये सारे लोग धीरे धीरे इन सारे लोगों को पद छोड़ना पड़ता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। अब हम, ये हो गया हमारा पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमें देखनी है। देखिए, भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव 2 तरीके का होता है। एक हो गया, अच्छा, एग्जीक्यूटिव कौन है, हु एग्जीक्यूट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल डिसीजंस है, जो पॉलिसीज है, उसको जो लोग ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो देश के अंदर एग्जीक्यूटिव 2 टाइप का होता है भारत देश के अंदर। एक हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये नॉन परमानेंट होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, क्योंकि ये लोग हर 5 साल में इनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना पड़ता है। अगर इलेक्शन ये लोग जीते तब जाके ये इनके पास पॉलिटिकल पावर्स आते हैं। तो ये लोग इलेक्टेड बाय पीपल, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जो भी होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, इनके बात हम कर रहे हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, जो सिविल सर्वेंट है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट होके सिविल सर्वेंट बनते हैं, जो स्टेट पीसीएस दे के सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो इनके पास परमानेंट पावर, ये जब तक 60 साल तक जब तक जॉब करेंगे, इनके पास परमानेंट पावर रहेगा। दे आर अंडर पॉलिटिकल लीडर्स एंड असिस्ट देम इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग के पास, इन लोगों के पास सुप्रीम पावर नहीं रहते हैं। सुप्रीम पावर रहता है पॉलिटिकल लीडर के पास, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर लोगों के द्वारा चुना जाता है। और सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम दे के सिविल सर्वेंट बनते हैं, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम दे के। तो पॉलिटिकल जो सुप्रीम पावर होता है वो पॉलिटिकल लीडर के पास होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप कंटिन्यूस नहीं है। हर 5 साल के बाद इनको इलेक्शन जीतना पड़ता है। लेकिन सिविल सर्वेंट सुप्रीम पावर तो इनके पास नहीं होता है, ये पॉलिटिकल लीडर के नीचे रहते हैं और डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल लीडर को
असिस्ट करता है, लेकिन इनके पास जो रहता है एक जॉब गारंटी रहता है। ये 60 साल तक जब तक ये जॉब करेंगे एज ए सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहेंगे। गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। आज बीजेपी पार्टी का एनडीए का गवर्नमेंट चल रहा है भारत के अंदर, कल चेंज होकर कांग्रेस हो सकता है, कल उसके बाद चेंज होकर कोई और भी हो सकता है, फिर से एनडीए हो सकता है, फिर से बीजेपी हो सकता है। अगर चेंज नहीं भी हो सकता है, बीजेपी अगले 2-3 टर्म और 20-25 साल रह गया, 30 साल तक रह गया, तो ये भी हो सकता है। तो जो भी होगा, गवर्नमेंट चेंज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग सिविल सर्वेंट लोग गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। एज पर द डेमोक्रेसी पीपल्स रूल, सो इलेक्टेड पॉलिटिशियन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर पावरफुल। तो हम जहाँ पे डेमोक्रेसी रहता है वहाँ पे पब्लिक वोट का कदर किया जाता है, और पब्लिक वोट से जो लोग चुने जाते हैं उनको ज़्यादा पॉलिटिकल पावर दिया जाता है। ये हो गया एग्जीक्यूटिव के बारे में। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था हमने देख लिया। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर और कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो कि हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा हमें जाननी है, और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो यहाँ पे हम लोग देखे, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो 5 साल के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उनके बारे में अब हमें जाननी है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देश के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि जो मेन पॉलिटिकल जो पावर है वो इनके पास है। तो पहले इनको क्या करना पड़ता है? लोकसभा का जो इलेक्शन है एज ए एमपी जीतना पड़ता है, एक सीट को जीतना पड़ता है, फर्स्ट इनको जीतना पड़ता है। फिर उसके बाद जो पार्टी जीत के आया, उन सारे जो पार्टी ज़्यादातर एमपी सीट जीत के आया, वो पार्टी से निर्णय लिया जाएगा जो कौन सी कैंडिडेट है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो पहले से फिक्स रहता है, इलेक्शन से पहले से ही। तो उस कैंडिडेट को फिर इलेक्शन जीतने के बाद उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, और देन एक्वायर मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट ऑफ एमपीज। तो इनको मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट एक्वायर करना पड़ता है जो मेजोरिटी ऑफ एमपीज जीता है। और इन केस ऑफ अलायंस गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अलायंस हो, मतलब 2-3 पार्टी मिलके एक अलायंस गवर्नमेंट बना रहा है, तब जाके प्रेसिडेंट अपॉइंट हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर। मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जब मान लीजिए बीजेपी से नरेंद्र मोदी जब 2014 में जीता था, तो बीजेपी को 280 के करीब 282 करके कुछ सीटें आया था, जो कि सिंगल मेजोरिटी पार्टी बन के उभर के आया बीजेपी। तो उसमें जो बीजेपी पार्टी के जो भी एमपीज थे वो लोग सपोर्ट कर दिए थे, उनका सपोर्ट तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना था, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठ गए। उसके बाद 2019 में जब इलेक्शन हुआ, तब बीजेपी को मिला 305 सीट। तो फिर से सिंगल मेजोरिटी उनको मिला, क्योंकि जो मैजिक फिगर है वो 272 का है। 272 एमपी जिसका जीत जाता है उसका सिंगल मेजोरिटी पार्टी वो इलेक्शन में हो जाता है, जनरल इलेक्शन में। तो 2019 में क्या हुआ? 2019 में 305 करके सीट बीजेपी को आ गया, सिंगल पार्टी। तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब 2024 में जब इलेक्शन हुआ, तब बीजेपी को सीट आया 240, यानी जो मैजिक फिगर है 272 से 32 सीटें कम। तो अब तब जाके उन्होंने क्या किया? बीजेपी का जो एनडीए का जो पार्टनर्स है, बाकी जो पार्टियां हैं, उनसे सपोर्ट लेना पड़ा। उनकी जो सपोर्ट, जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, उनकी पार्टी के जो जीता हुआ जो एमपीज है उनके सपोर्ट लेना पड़ा। फिर जो बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उनकी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा। लेकिन अब जब सपोर्ट अब ले रहे हो, तो उन सारे एमपीज का सपोर्ट उस नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो 2024 में ऐसा ही हुआ। जो अलायंस जो गवर्नमेंट बना इंडिया का, उसमें जो एलाइड पार्टी थे उनका सपोर्ट भी नरेंद्र मोदी को था। तो तब जाके वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट, देखिए हर काम में प्रेसिडेंट आता है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट लास्ट जाके साइन करेंगे, तो जाके ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर क्या? नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, कैन बी एंडेड बिफोर इट मेजोरिटी सपोर्ट लॉस। अगर मेजोरिटी सपोर्ट लॉस हो जाता है, अगर मेजोरिटी एमपीज नरेंद्र मोदी के पीछे से सपोर्ट हटा लेता है, तो उनको अपना जो कुर्सी है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपना पद को छोड़ना पड़ेगा। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अब प्राइम मिनिस्टर तो चुना गया,
तो अब जाके जो भी मेजर मिनिस्ट्रीज होंगे उसमें कौन एमपीज एज ए मिनिस्टर काम करेंगे वो भी प्रेसिडेंट चुनेंगे, वो भी मतलब प्रेसिडेंट वो भी अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसके पीछे एडवाइस किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसको जहाँ पे बिठाना चाहता है उसी डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी अगर ये बोलता है कि अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री देना है, तो अमित शाह जी को हमारे होम मिनिस्टर बना के अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। अगर राजनाथ जी को डिफेंस मिनिस्ट्री देनी है तो ये भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन सजेशन कहाँ से आएगा, एडवाइस कहाँ से आएगा? प्राइम मिनिस्टर से। मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने टीम में जिसको जहाँ पे बैठाना चाहता है वो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है? द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। टोटल 60 से 80 लोगों का एक मिनिस्ट्री होता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है जो एकदम कोर मिनिस्ट्री संभालता है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया। ये सारे जो कोर मिनिस्ट्रीज है जो लोग संभालते हैं उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और इनके जो डेप्यूटी होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, उनको डेप्यूटी मिनिस्टर बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे ये जो कैबिनेट मिनिस्टर जो लोग होते हैं वो यूजुअली कौन होते हैं? यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी का जो टॉप लेवल जो लीडर्स होते हैं ये लोग इस कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। जो लोग मेजर जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके चार्ज में रहते हैं, उनके अंदर कैसे काम होगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, इसके ऊपर ये लोग डिसीजन मेक करते हैं। फिर यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट to take decisions in the name of the council of ministers। देखिए मेजर डिसीजन तो कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं, लेकिन ये जब डिसीजन किसके बिहाफ में लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 60 से 80 लोग आते हैं, 80 मिनिस्टर आते हैं, लेकिन उनमें से 20-25 लोग क्या होता है, वो 25 मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होता है, क्योंकि वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे रहते हैं मिनिस्ट्री का। तो कैबिनेट इज दास द इनर विंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। उनमें से कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो हाईएस्ट लेवल का मिनिस्टर होता है, जो कि एकदम कोर एरिया में रहता है कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब हम उसके बाद क्या देखेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। पहले हमने कैबिनेट मिनिस्टर को देख लिया। कैबिनेट मिनिस्टर का अगर हमें एग्जाम्पल लेनी है, अमित शाह होम मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर, फिर हमारे अश्विनी जी जो रेल मिनिस्ट्री का कैबिनेट मिनिस्टर है। अब आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। जो स्मॉलर जो मिनिस्ट्री होते हैं उनके चार्ज इनको दिया जाता है, और दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। ये लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो भी मीटिंग्स होते हैं उनमें तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब वहाँ से इनको इन्विटेशन आता है। मतलब जब कैबिनेट मिनिस्टर इनको बुलाता है तभी जाके ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी एक तरीके का हम बोल लीजिए डिप्यूटी मिनिस्टर, जो इनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सारे कॉन्सेप्ट हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे जो हाईएस्ट पावर जिसके पास होता है, उनके पास एक्चुअल में क्या क्या पावर होता है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। मतलब जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के, जहाँ पे मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के, जिसके अंदर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, ये लोग बैठ के जहाँ पे जो भी छोटे बड़े जो भी मीटिंग करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उसको चेयर मतलब उसका हेड कौन रहता है उस मीटिंग का? हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या? कोऑर्डिनेट विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो मिनिस्ट्रीज है, उसके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन कौन करता है? पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर। और क्या? ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो कुछ भी कर ले, लीडर कौन है? अंडर किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर। पीएम कैन डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्ट्रीज।
पीएम हर एक मिनिस्ट्री के जो वर्कलोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट या तो घटा सकता है या तो ज़्यादा कर सकता है। कोई भी किसी की मिनिस्ट्री का काम ज़्यादा कम कर सकते हैं, वो उनके पास वो पावर है। व्हेन द पीएम क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, अगर पीएम को पद छोड़ना पड़ा कोई किसी भी रीज़न से, जब 5 साल हो गया तब भी अगर जब लोकसभा भंग हो जाता है तब, और या तो मेजोरिटी खोने के बाद, तब पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या मतलब, जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिनिस्टर है जो भी है, उन सारे लोगों का पावर कहाँ पे बंधा हुआ है? पीएम के पास। पीएम को कुछ होगा तो सब इधर उधर हिल जाएंगे। उसके बाद क्या, पीएम कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू पार्टी। पीएम ही पार्लियामेंट और कैबिनेट को पार्टी के थ्रू कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे मेजर पावर पीएम के पास भारत देश के अंदर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट पीएम ऑफ ए कोalition गवर्नमेंट, अब हम आएंगे कोalition गवर्नमेंट। देखिए कोalition गवर्नमेंट में बहुत ही गड़बड़ होता है। मान लीजिए 2014 से पहले क्या गवर्नमेंट बनता था, मान लीजिए कांग्रेस को 140 सीट आया, फिर किसी और पार्टी को 20 सीट आया, 20 किसी को 30 किसी को 50 करके, ऐसे करके प्लस करके 272 सीट ये लोग बनाते थे, एक अलायंस टाइप का। तो उसको बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट, जहाँ पे एक पार्टी को मेजोरिटी सीट नहीं आया, वो लोग 10-20 पार्टी एक साथ मिल के हर किसी के पास जितना भी एमपी है उनको साथ जोड़ के प्लस करके 272 का मार्क पहुंचते हैं, और प्रेसिडेंट के पास जाके ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास मेजोरिटी है, हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तब जाके क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट में कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक। कोalition गवर्नमेंट में के अंदर जो पीएम होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास मेजोरिटी सीट तो नहीं है, 140 सीट ही है, बाकी सब मेरे अलायंस पार्टी का है, और उनका सपोर्ट अगर मेरे ऊपर से चला गया तो मेरा पावर चला जाएगा मुझसे। तो इस चक्कर में क्या होता है, जब कोalition गवर्नमेंट बनता है तब पीएम उतना पावरफुल नहीं होता है। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट बना है वहाँ पे सिंगल पार्टी मेजोरिटी सीट उनको मिला है। पहले 2 बार तो पूरा का पूरा मेजोरिटी मिल गया था 272 के ऊपर, लेकिन इस बार 240 मिला है, लेकिन मेजोरिटी से बहुत ही आसपास। तो हमारे अब के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये इनका बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, और इनके ऊपर कोई भी कोalition गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है इनके ऊपर नहीं है। तो कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो पीएम अपने हिसाब से डिसीजन, अगर अच्छा डिसीजन भी हो, ले नहीं पाता है, क्योंकि उनके ऊपर ये डर रहता है कि जो मेरे अलायंस पार्टनर्स है उनका अगर सपोर्ट मुझसे चला गया तो मेरा पावर मुझसे चला जाएगा, मेरा सीट एमपी का जो प्राइम मिनिस्टर का जो सीट है वो भी चला जाएगा। अब क्या, हुज सपोर्ट नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने बोला। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट है हमारे हेड ऑफ स्टेट। जो स्टेट है उनका हेड है प्रेसिडेंट हमारे। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका जो मेन फंक्शन है वो है एक्चुअली सेरिमोनियल। इनके पास प्रॉपर पॉलिटिकल पावर तो नहीं होता है, लेकिन इनके साइन के बिना कोई काम भी नहीं होता है। तो आखिर जो इनको तो साइन, हर चीज़ में इसको साइन, अगर पार्लियामेंट कुछ चीज़ पास कर देता है तो इनको साइन करना ही पड़ता है। तो एक टाइप का सेरिमोनियल पावर है। जो भी मंत्री बनता है इनके साइन से बनता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है इनके साइन से बनता है। तो एक तरीके का सेरिमोनियल पावर इनके पास होता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो भी पॉलिटिकल फंक्शनिंग चल रहा है देश के अंदर, उसका सुपरविजन कौन करता है? प्रेसिडेंट। हालांकि उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन उसका ऊपर नज़र प्रेसिडेंट का हमेशा होता है। अब प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट एंटायर नेशन। उनका जो प्रेसिडेंट दुनिया के सामने ग्लोबल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो उस देश का हाईएस्ट नागरिक होता है, हाईएस्ट सिटीजन होता है। तो देश का जो इमेज है वो उनके थ्रू ही ग्लोबल लेवल पे एक्सप्रेस होता है। अब ये जो प्रेसिडेंट हम लोग चुनते हैं, ये नॉट इलेक्टेड बाय डायरेक्ट, माने नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। तो इनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जो भी लोगों के चुने गए जो एमपीज और एमएलएस होते हैं, ये लोग वोट देके प्रेसिडेंट को एज ए हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं। एमपीज एंड एमएलएस इलेक्ट प्रेसिडेंट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन कैसे होता है, उसका प्रोसीड्योर क्या है, वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड ऑन हर और हिज नेम। उनके नाम से, जो मैंने बोला, हर काम में उसका साइन चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाके कुछ काम बनेगा। तो क्या क्या काम उनके साइन से होता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस बैठता है वो इनके साइन से, मतलब ये अपॉइंटमेंट करता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, वो भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर, वो इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर क्या, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्री, दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हर एक कंट्री में जो भी एम्बेसडर्स हम लोग भेजते हैं वो भी इनके, देखिए कौन जाएगा ये काम ये सिलेक्ट नहीं करता है, वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन जाने से पहले जो डॉक्यूमेंट वो लेके जाता है उसमें प्रेसिडेंट का साइन होता है, यानी प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। तो इन सारे कामों में प्रेसिडेंट का साइन होता है। और जो पीएम का जो ज्वाइनिंग होता है, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो भी प्रेसिडेंट के सामने ही होता है, वो भी प्रेसिडेंट उनको पाठ कराता है। अब हम क्या देखेंगे, ए बिल पास बाय पार्लियामेंट ओनली बिकेम ए लॉ इफ प्रेसिडेंट साइन। जो मैंने पहले भी बोला था कि प्रेसिडेंट साइन करेगा बिल को, आप जितना भी पार्लियामेंट से अपर हाउस लोअर हाउस से पास करवा के आप जितना भी उसको एक्ट बना लो, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा वो लॉ नहीं बनेगा। तो बिल से लॉ तक का जो सफ़र है उसमें अंतिम पड़ाव जो है वो प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है। अब द प्रेसिडेंट सिस्टम इन यूएसए, यूएसए में क्या है, यूएसए प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है, भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन यूएसए के अंदर दोनों ही, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों ही प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट एंड वीटो एनी लॉ मेड बाय कांग्रेस, प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर होता है यूएसए के अंदर कि वो वहाँ का जो कांग्रेस, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वहाँ यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट से पास किया गया कोई भी एक्ट को ये रोक सकता है, इसको नल एंड वॉइड कर सकता है वीटो लगा के। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है वहाँ पे यूएसए के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं होता है। भारत देश के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर, ये लॉ को रोकने के लिए जो वीटो पावर यूएसए के पास है, यूएस की प्रेसिडेंट के पास है, वो भारत के अंदर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करता है, जो कि एग्जाम्पल अगर ले ले हमारे भारत ब्रिटेन, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करता है, जहाँ पे पार्लियामेंट के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। तो अब हम बात करेंगे द जुडिशरी को लेके। भारत के अंदर द जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। इनके जुडिशरी के ऊपर भारत के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, पार्लियामेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो भी जुडिशरी सिस्टम है भारत के अंदर, ये जो जुडिशरी सिस्टम के अंदर भारत के अंदर सारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिविजनल कोर्ट, ये सारे कोर्ट जुडिशरी के अंडर आता है भारत के अंदर, भारत देश के अंदर। और ये जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना और पावरफुल रखना, ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं रहेगा, तब जाके जो रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, वो अपने हिसाब से काम करने लगता है, अपने मनमर्जी से काम करने लगता है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस टाइम वो क्या करेगा, अगर जुडिशरी पावरफुल नहीं रहेगा तो वो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने की कोशिश करेगा। उसके अंदर जो लॉज जो रूल्स लिखा हुआ है उसको ना मानते हुए अपना काम आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो जब कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी ऐसा करता है, तब उसको कौन रोकता है? पावरफुल जुडिशरी। इसीलिए डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए पावरफुल जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक देश के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे जुडिशरी के अंदर जो भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला के ये जुडिशरी, ऑल कोर्ट्स मिला के ये जुडिशरी बनता है, जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी के ऊपर ये लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के अंदर जो भी एमपीज, पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए, उनका और एग्जीक्यूटिव का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। जुडिशरी संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होगा। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो जज रहेंगे वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उनको लेना भी नहीं है जज को।
तीसरा क्या, नो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द जज सिलेक्शन प्रोसेस। दो जज का जो हमारे देश के अंदर जज का जो सिलेक्शन होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये जज का जो सिलेक्शन है ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो ये सारे चीज़ हमारे जुडिशरी सिस्टम को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाता है। अब हम देखेंगे रिमूवल ऑफ जज। अगर किसी भी कोर्ट की जज को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीड्योर क्या है। अगर जज को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट मोशन है जज के खिलाफ, जो इम्पीचमेंट जो मोशन है, इसको पहले तो पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है, उसके बाद सेपरेटली इसको 2/3 मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस के अंदर यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको इम्पीचमेंट मोशन को पास करवाने के लिए। 2/3 मेजोरिटी अगर मिलेगा तब जाके ये पास होगा। लेकिन भारत के इतिहास में ये जो इम्पीचमेंट मोशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कभी भी ये देखा नहीं गया है कि भारत देश के अंदर किसी जज को इम्पीचमेंट मोशन के तहत हटाया गया होगा। भारत के अंदर, भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी जज को इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू नहीं हटाया गया। तो अब हम देखेंगे मोस्ट सुपीरियर पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के पास मोस्ट सुपीरियर पावर क्या है। पहला पावर क्या है, टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देश के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया हुआ कोई लॉ को भी वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पावर उनके पास है। ऐसा वो करता नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देश के हालात के हिसाब से अगर कोई लॉ अच्छा है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन उनके पास ये पावर है कि कोई भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई लॉ बना भी है उसको भी ये हालत के हिसाब से जज करके, अगर इनको लगता है कि ये वो लॉ को पास नहीं करवाएंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, तो वो ये चीज़ वो कर सकते हैं। फिर क्या, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इफ दे फाउंड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इनको लगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगा कि कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं मानते हुए लेजिस्लेचर ने बनाया है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूटिव लोग कर रहे हैं वो भी गलत है, तो उस लॉ को वो इनवैलिड बोल सकते हैं, उसको इनवैलिड बना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। उन्होंने ये भी बोल के रखा है कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी लॉ से इस स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसा लॉ नहीं बनानी है जिस लॉ से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको, उसके ऊपर आँच आए, उसके ऊपर प्रॉब्लम आए। ये सारे चीज़ सुप्रीम कोर्ट पहले से प्रेशराइज करके रखा है। फिर क्या, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ही है जो भारत देश के अंदर जो लोग रहते हैं, जो उनका जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट उसको जो रक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डर, उसका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, जो भी राइट्स लोगों को दिया गया है, उसके हिसाब से राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। और क्या, दे कैन इंटरवीन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस। गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो पावर गवर्नमेंट अगर मिसयूज करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है। ये सारे पावर, जो मेजर पावर है, जो मेजर मोस्ट सुपीरियर पावर है, वो जुडिशियरी के पास होता है भारत देश के अंदर। तो सब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में हम लोग कुछ टर्म्स, जो किताब के पीछे जो कुछ ग्रोसरीज दिया हुआ है, कुछ वर्ड के मीनिंग दिया हुआ है, इन सारे वर्ड को, मीनिंग को हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जब एक पार्टी को मेजॉरिटी सीट नहीं मिला है, उसको 2-3 पार्टी से सीट लेके, उनका सपोर्ट लेके जब गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, तब उसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 or more political parties, usually when no single party enjoys majority support of the member in the legislature। जो मैंने हिंदी में बोला वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, ए बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव मतलब कुछ लोगों का समूह हो, जो लोग मेजॉरिटी, देश के अंदर जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल डिसीजन है उसको लेते हैं और उसको
लेने के बाद उसका डिसीजन लेते हैं कैसे लेना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसका भी डिसीजन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द कंट्री। फिर क्या गवर्नमेंट मतलब क्या है? ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हैव द पावर टू मेक इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्ट a set of institutions that have the power to make, implement and interpret laws so as to ensure an orderly life. In its broad sense, government administers and supervise over citizens and resources of the country. तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक तरीके से एक देश के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी होता है। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब पॉलिटिकल लेवल पे सुप्रीम डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनके पास होता है और वो क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसको इंटरप्रेट भी करते हैं, कैसे उनको आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है उसका डिसीजन भी लेते हैं और एक तरीके से देश के अंदर जो भी सिटीजन्स है उसके ऊपर सुपरविजन रखता है और जो भी उसका रिसोर्सेस है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। ये होता है गवर्नमेंट। फिर जुडिशरी क्या है? एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड ए मेकानिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। जो भी लीगल डिस्प्यूट होता है देश के अंदर, जो भी किसी इंडिविजुअल के साथ गवर्नमेंट का हो सकता है, दो इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। जब भी किसी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व कौन करता है? उसको सॉल्व करने के लिए, उसका जजमेंट देने के लिए एक जुडिशरी का एक सिस्टम होता है, उसी को हम जज का एक पूरा पैनल बैठता है, उसका एक सिस्टम होता है, तो उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। फिर लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में बैठ के जो लोग कानून बनाते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल, इनको लेजिस्लेचर बोला जाता है। फिर ऑफिस मेमोरेंडम मतलब एक कम्युनिकेशन इशू बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टार्टिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब कोई किसी भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री होता है वहाँ से जब ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है उसका मतलब ये है कि ये जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को लोगों के सामने बोलना, उसको लोगों को इन्फॉर्म करना कि हम लोगों ने ऐसे एक डिसीजन लिया है और उसको इस पॉलिसी का स्टार्ट होने वाला है और डिसीजन गवर्नमेंट ने ले चुका है। इसे कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेट ऑफ प्रोसीड्योर रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द कॉन्डक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। जो प्रोसीड्योर का जो सेट है, जो गवर्नमेंट का जो कॉन्डक्ट उसको रेगुलेट करता है, देश के अंदर जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको रेगुलेट करता है, तो उसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। रिजर्वेशंस, इसके बारे में हम लोग सभी कुछ जानते हैं। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? सम पोजीशन इन द गवर्नमेंट रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक पीपल्स। स्टेट मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग ए डेफिनिट टेरिटरी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट possessing power to make domestic and foreign policies. Government may change. तो गवर्नमेंट मतलब एक, जैसे कि भारत देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत का गवर्नमेंट, यानी भारत का जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लोग देश को शासन कर रहा है, देश के ऊपर रूल कर रहा है, उनको ही वही उसी को गवर्नमेंट बोला जाता है। और पॉलिटिकली ये जो टेरिटरी है जिसके ऊपर ये जो रूलिंग पार्टी, सारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिसीजन ले रहा है, उसका जो डोमेस्टिक मैटर हो, फॉरेन पॉलिसीज़ हो, उसके ऊपर डिसीजन ले रहा है, ये जो जिस फिक्स टेरिटरी के ऊपर ये हमारे भारत सरकार का अथॉरिटी चलता है उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट बोला जाता है। तो ये सारे ग्रोसरीज, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग धीरे धीरे करके हम लोग आगे भी जो वीडियो आने वाले हैं उन सब में समझ लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कंटेंट, हमारी वीडियोस अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।